हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर सबसे बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसके बाद 2022 में एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों ये तो फिक्स है कि 2020 से काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये दोस्तों बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, 2020 वाले क्वेश्चन है, क्योंकि उससे सवाल आप लोग एग्जाम में जरूर आएंगे। हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए। और मेन चीज क्या है दोस्तों, इसमें आप लोग का सिलेबस इस बार रिड्यूस हो चुका है। तो जो जो सिलेबस में आप लोग को सिर्फ वही बताएंगे, ज्यादा पढ़ने का आप लोगों को जरूरत नहीं है। जितना सिलेबस में वही चीज बताएंगे वो दिखाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या, मैथ और साइंस एक साथ लेकर आए हैं। इसी प्रकार आप लोग का बिल्कुल बोर्ड में इसी प्रकार का लिखा रहेगा पेपर 2 मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है। और इसी से आप लोग को सवाल यहाँ पे सिर्फ 2022 लिखा रहेगा और कुछ नहीं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है सवाल, और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज यह चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपके जो भी छोटे भाई बहन जो भी 9th क्लास में पढ़ते हो सभी को जरूर शेयर कर देना, ताकि सभी को इसका लाभ मिले, सभी को आगे बढ़ पाए एग्जाम में। और बस 2 दिन या 3 दिन बचा हुआ है, तो अच्छे से पढ़ लो, तभी एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाओगे। चलिए शुरू करते इस वीडियो को, देखते हैं क्या क्या सवाल है और उसका जवाब बहुत ही आसान तरीके से। पहला सवाल देखिए, आप लोग का पहला होगा साइंस, इस प्रकार लिखा होगा। साइंस में 40 सवाल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग का मैथमेटिक्स लिखा होगा, उसमें 40 सवाल होगा, ठीक है। तो पहले साइंस का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर की तरफ मत जाइए, क्योंकि सिलेबस में जो आप लोग सिर्फ उसी को हम उठाए हैं, बाकी सबको काट दिए हैं। त्वरण का ऐसा मात्रा काफी महत्वपूर्ण सवाल है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो ऐसा मात्रक होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल आप लोग एग्जाम के लिए, जो बोर्ड एग्जाम 9th का होने वाला है उसके लिए, ठीक। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, सदिश राशि नहीं है पूछा है। नहीं मतलब जिसकी दिशा नहीं होती है, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज जिसका दिशा नहीं होता वो सदिश राशि नहीं होता है। जिसका दिशा होगा तो सदिश राशि हो जाएगा ना। तो देखिए, विस्थापन का भी दिशा है, त्वरण का भी है, भार का भी। बट ये चाल भाई साहब जिसका कोई दिशा नहीं होती है। हाँ, वेग होता तो वेग का दिशा होता, बट यहाँ वेग तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए सदिश राशि क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। और अगला सवाल, यदि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए, इकाई समय में से बोले तो चाल हो जाएगा, लेकिन इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को दोस्तों वेग बोलते हैं। और अगर ऐसा बोलता है कि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को, तो क्या बोलेंगे उसको चाल बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 4 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सही है? हम लोग को पता है दोस्तों, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। और आई थिंक इस बार ये सवाल आप लोग जब सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर बता दिया आप लोग को, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर याद कर रख लीजिएगा। अब सबसे अच्छा सवाल आ रहा है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से। देख लीजिए, बहुत धाकड़ सवाल है इस चैप्टर से। 3 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। एफ कितना, 12 न्यूटन दिया तो 12 न्यूटन लिख दिए। एम द्रव्यमान कितना है, 3 केजी, और ए यानी कि त्वरण निकालना है। तो बस इधर 3 गुना में उधर जगह भाग कर दो, 3 4 12 कट जाएगा, तो ए बराबर कितना जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? बिल्कुल इतना सा ही आसान है। आप लोग एग्जाम में भी इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, बस बनाना पड़ेगा आप लोग को। 4 वस्तुएं हैं ABCD, द्रव्यमान है 6 10 15 18 केजी। किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? तो याद रख लो, जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा उसका जड़त्व सबसे अधिक। तो द्रव्यमान सबसे ज्यादा किसका है, डी का है ना, 18 केजी। तो यहाँ पर डी सबसे अधिक जड़त्व होगा, डी का। समझ गए? ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? ठीक है, तो इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफी सारे कंफ्यूजन इस चैप्टर में, इस सवाल में। और अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, दूसरा नियम जो है बल की परिभाषा देता है, क्योंकि हम लोग उसी से निकालते हैं दोस्तों, F बराबर ma, दूसरा नियम से, ठीक है। फिर आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बोलना, मैं देखूंगा आप लोग का। अगला सवाल देखिए क्या है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर बोला है क्या कि m द्रव्यमान दिया है ना, हम लोग जानते हैं संवेग का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम भी। ये संवेग का फॉर्मूला होता है, ठीक है, P इक्वल एम भी। तो देख लो कहाँ पर भी इक्वल एम भी है, ऑप्शन में 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक जी का मान है, तो ये सब बहुत आसान है, 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ गए? आगे बढ़ते दोस्तों, 10 नंबर सवाल की तरफ देखिए क्या बोला है कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली का नाम क्या है? चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है पादप कोशिका जो उसकी रक्षा करता है उसके बाहरी आवरण से, तो उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। समझ गए?
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है। दोस्तों आप लोग फ्लोएम जानते होंगे, जो खाना का वहन करता है। जी हाँ दोस्तों, जो पौधे में खाना का वहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले पहुंचाता है, उसे फ्लोएम कहते हैं। और जो जल का वहन करता है उसे जाइलम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि कौन फ्लोएम का भाग नहीं है। तो याद रखिए स्नायु जो है यानी कि लिगामेंट्स, ठीक है, वो आप लोग का फ्लोएम का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर, कौन सा उत्तक जल और खनिज लवण का वहन करता है। कौन सा उत्तक जल और खनिज लवण का, ध्यान से सुनो। और मैंने कहा कि जल का वहन कौन करता है, जल से जाइलम, तो याद रखना 2 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद है दोस्तों कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है। तो याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है, कॉर्क कोशिकाओं में सुब्रीन पाया जाता है। बताऊं, ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी सवाल आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए, फिर एग्जाम में दोस्तों छूट सकता है, समझ गए। तो कॉर्क कोशिकाओं में कौन सा, कॉर्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, तो सुब्रीन पाया जाता है। और ये दोस्तों आप लोग सिलेबस में है नहीं तो मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, ऐसा आप लोगों को पता है तो कमेंट में बोल देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कोषीय जंतु है, ठीक है, एक कोषीय जंतु क्या है। तो अमीबा दोस्तों यहाँ पर एक कोशिकीय जंतु कहलाता है। क्या, अमीबा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अच्छे से वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके याद कर लेना। और 33 नंबर सवाल, 32 हो गया। नेक्स्ट दोस्तों अब है 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या है। इस प्रकार का सवाल कंफर्म में दोस्तों आएगा, ठीक है। पिंड का भार पूछा है, तो भार मतलब वेट, वेट मतलब डब्ल्यू यानी कि एम जी, एम जी, ठीक है, ओ एम जी नहीं एम जी। एम कितना है, यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है, 1 kg। अच्छा, जी का वैल्यू कितना होता है, तो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप 1 से गुना कर दोगे तो मिल जाएगा 9.8 मीटर, सॉरी वेट बोला है ना, तो 9.8 न्यूटन इसका सही उत्तर हो जाएगा, समझ गए। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों हम लोग का साइंस का इतना ही सवाल था जो आप लोग सिलेबस में था, इसलिए इसमें से सवाल 100% होना ही होना कि रिपीट होगा कुछ ना कुछ सवाल, तो जरूर अच्छे से देख लेना क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए खासा महत्वपूर्ण है। अब हम लोग मैथ में देखेंगे दोस्तों, मैथ में कुछ सवाल और बिल्कुल समझा दूंगा। देखिए मैथ में आंसर को रटिए नहीं, रटोगे तो फिर एग्जाम में बना नहीं पाओगे क्योंकि कुछ भी सवाल दे सकता है। बस आप कॉन्सेप्ट को समझ लो ताकि एकदम फाड़ के आओ एग्जाम में, समझ गए। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो P बटे Q के रूप में होता है ना, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या उस रूप में दिख रहा है, कौन, जी हाँ 0/4। अब बोलोगे सर ये भी तो P बटे Q के रूप में दिख रहा है। अरे भाई साहब, परिमेय संख्या में कभी भी नीचे में 0 नहीं होता है, ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0 आप लोग देखे होंगे ना, ठीक है। पाई तो अपरिमेय संख्या है ही। अगला सवाल देखिए, √3 क्यों नहीं है, तो √3 इसका पूरा पूरी वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए नहीं होगा। पूरा पूरी वर्गमूल मतलब जैसे √9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, उस प्रकार √3 का निकलेगा क्या, नहीं निकाल पाओगे, समझ गए। √16 क्या है सर, तो √16 भी एक परिमेय संख्या है, उसका वर्गमूल निकल जाएगा 4, समझ गया ना। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है। देखना 1 और 2 के बीच क्या स्थित है, तो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। आप लोग या तो उसको भाग देकर चारों को देखो, इसको भाग दोगे तो 0.5 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा सर। इसको भाग दोगे तो 1.5 आ जाएगा, यही पर तो आंसर मिल जाएगा। देखिए 1 और 2 जो है उसी के बीच में ना कोई संख्या होगा 1.5, 1.5 1 और 2 के बीच में ही तो होता है ना, कि उससे बाहर होता है। तो सर इसी के तो बीच में होता है, तो इसी को मार दीजिए आंसर। बाकी इसको देख लो, इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 2.5 हो जाएगा, कहीं भी इसके बीच में नहीं मिल रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला आंसर आपका परम सत्य उत्तर है, और मार देना बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का सिलेबस में मेरे अकॉर्डिंग नहीं था क्योंकि P/Q के रूप में चेंज करने बोला है, ठीक है। 32 के पावर में 2/5 बराबर है, तो मैंने हमेशा कहा जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा 32 के पावर में 2/5 है, तो आप नीचे वालों को देखना, नीचे मतलब पावर में जो यहाँ पर है क्या है, 5 है। मतलब ऐसी कौन सी संख्या को हम 5 बार गुना करें कि मेरा 32 आ जाएगा, तो आपको सोचना तो पड़ेगा भाई साहब। जी हाँ, आपको सोचकर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करना पड़ेगा, समझ गए। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब 2 को अगर आप 5 बार गुना करते हो ना, तो आपका निकल कर क्या आता है, तो आता है आपका 32। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 5, क्यों, क्योंकि 2 को 5 बार गुना करो तो आ जाएगा, और पावर में 2/5 हो गया, बस अब कट जाएगा 2 के पावर में 5 और गुना 2/5, ठीक है। 5 एकम 5 कट जाएगा, यानी कि 2 के पावर में 2 हो जाएगा, 2 के पावर में 2 यानी 2 गुना 2 यानी कि 4 आप लोग का आंसर हो जाएगा, समझ गए। 4 इज द राइट आंसर एंड इट इज 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद कौन है बताइए। अच्छा एक बात, मेरी चीजें आप लोग याद कर लो क्या, कि जब भी कोई भी चर मतलब XYZ कुछ भी T जो भी रहे, अगर रूट के अंदर में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा, समझ गए। जैसे √x है, अरे भाई साहब रूट के अंदर है, ये बहुपद नहीं होगा। अगर √T है
तो बहुपद नहीं होगा। पावर में अगर पूर्ण संख्या नहीं है, टी के पावर में 1/2 है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं होगा। समझ गया है? यहाँ पर देखो, ये बहुपद होगा नहीं, रूट के अंदर में x है। ये बहुपद होगा, रूट के अंदर में x नहीं होगा। सर x स्क्वायर तो है, कुछ भी रहे, अगर आपको रूट के अंदर में दिखता है कहीं पर उस लाइन में, तो वो चीज़ नहीं होगा। समझ गया? ये चीज़ होगा, बिल्कुल ये चीज़ होगा। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो √3 दिख रहा है ना, मैंने कहा चर के संख्या, चर मतलब XYZ ABCD कुछ भी हो सकता है, वो चीज़। तो यहाँ पर x तो आपका पूर्ण है ना, x में कुछ भी रूट वूट नहीं है, बटा उटा कुछ नहीं है पावर में, तो ये आपका एक क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। समझ गए? जो मैंने बताया वो याद रखना, और इनमें से तो कोई होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे 6ठा नंबर सवाल की तरफ। बोल रहा है कि इतना से भाग दे जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भाग देने पर कुछ नहीं, आपको जब शेषफल निकालना होगा ना, इतना से भाग देने पर, इतना से, तो बस x + 1 = 0 कर देना, x = आपका -1 आ जाएगा। अब जो -1 आया उसको पुट कर दो इसमें, किसमें, x³ + 1 में। x का क्यू मतलब -1 का क्यू, गॉट इट। और क्या, +1 तो +1, x -1 का क्यू मतलब -1 गुने -1 गुने -1, गुना करोगे तो -1 ही आ जाएगा, और यहाँ पर +1, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि 0 आंसर हो जाएगा। समझ गए हो? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, px = 0 आंसर मार देना ना, सही है। px का शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए मैंने पहले वाला वीडियो में कहा था, ये क्वेश्चन फिक्स है, समझ लो, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही, भले डाटा चेंज हो, बस कुछ नहीं करना है, जो लिखा है उसको आप 0 को लिख दो, x - 5 = 0 लिख देना। ठीक है, 1 मिनट, कलर शायद ले रहा हूँ दूसरा। चलो, x बराबर क्या हो जाएगा, तो -5 उधर जाके +5 हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, आप होते हुए दिक्कत कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। और ये देखो, y² - 5y + 6, काफ़ी खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे एक सवाल रहेगा ही, और आप लोग आना चाहिए गुणनखंड, बिल्कुल आगे भी काम आएगा। तो क्या करना है, बस जैसा लिखा है उसको लिख देना। y² देखिए -5, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं y के आगे, उस अगर कुछ भी रहा या नहीं रहा उसको 6 से गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 6 कम क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 6 कम 6 हो जाएगा, 6 कम 6, क्योंकि y² के आगे कुछ नहीं है। 6 को आप तोड़ सकते हो किस में, 2 तिया 6 में, और 6 एकम 6 में। अच्छा, आपको बीच में क्या लाना है सर, -5 लाना है। तो -5 कैसे आएगा, -5 कैसे आएगा, तब आएगा -5 जब आप लिखोगे -2 और -3। -2 -3 क्या होता है, तो सर -5 होता है। और साथ में याद रखना, ये तो आ गया, गुना करने पर लास्ट वाला संख्या आना चाहिए, गुना करने पर ये चीज आना चाहिए ना, बिल्कुल 2 तिया 6 आ जाए गुना करने पर, मतलब ये वाला मेरा काम हो जाएगा। देखिए बोलोगे सर इसको भी तो गुना करने पर 6 कम 6 हो जाएगा, घटाव करने पर -5 आएगा, घटाव करने पर क्या आएगा, आपको ऐसे घटाव करना पड़ेगा। तब जब -5 को 1 से गुना करोगे तो -5 हो जाएगा ना, सॉरी -6 को आप 1 से गुना करो तो -6 हो जाएगा ना, जो कि सही नहीं होगा। अब इसको गुना करो, -2 को -3 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 तो आपका आ ही रहा है, और -2 और -3 -5 हो रहा है, तो हमको तो -5 ही लाना, यहाँ देख लो ना। समझ गए? चलो करते हैं इसको, y² लिखते हैं, और -5y को लिख सकते हैं -2y और -3y, -5y हो जाएगा, और गुना करोगे 2 तिया 6 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, लास्ट में 6, बस अब कॉमन लेने की बारी है। ठीक है, क्या कॉमन लोगे, दोनों में क्या है y, तो y कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, y -2 बच जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, -3 है ना, तो -3 लिखोगे, कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, y बचेगा। अब आप माइनस कॉमन लेगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा ना, यहाँ क्या है प्लस, तो अंदर में हो जाएगा माइनस। याद रखना, जब भी आप माइनस कॉमन लोगे तो अंदर का साइन आप याद से चेंज कर देना। ठीक है, क्यों चेंज करना मैं बता रहा हूँ, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस से क्या होगा माइनस, और 3 कॉमन लिए हो, 6 कितना बार में आएगा 3 का पढ़ा में, 2 बार में, तो 2 लिख दिए। देखो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस तब ना जाके यहाँ पर प्लस होता, इसलिए बस y -2 तो y -2 एक बार लिख देना, और क्या है y -3 तो y -3 एक बार लिख देना, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, y -2 और y -3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द परम सत्य उत्तर। मार दो फटाक से और आगे बढ़ जाओ। x + y का हल है, हल का बहुत आसान तरीका मैंने बताया था, बस ऑप्शंस को पुट करके देख लेना, जो सेटिस्फाई कर रहा है, जो सत्यापित, जो संतुलित कर रहा है वही सही हो जाएगा। यानी कि इधर 7 है तो x और y का आप ऐसा वैल्यू लो जो दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो बोलोगे सर सिर्फ तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 4, क्योंकि 3 और 4 है इसमें, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल। तो 3 + 4 को ले लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप इसको लोगे, 0 और 0 7 होता है, कभी नहीं होता है, 3 और 0 7 होता है, नहीं होता है सर, 4 और 0 7 होता है, नहीं सर, तो मैं मारो ना 4। और 10 नंबर सवाल देखो क्या बोला, x बराबर y और y बराबर x बराबर 0 और y बराबर 0 किस समीकरण का हल है। तो इस समीकरण का हल होगा, क्यों, 0 पुट करो,
तो इधर 0 हो जाएगा, बराबर 4 है तो 4 और गुना y का वैल्यू भी 0, तो 0 बराबर 0, ये हल हो गया ना, दोनों तरफ बराबर हो गया। बाकी और किसी भी चीज़ में दोनों तरफ बराबर नहीं होगा, ठीक है, बराबर होगा नहीं, इसमें पुट करो 2x है 2 इंटू 0 हो जाएगा, y बराबर 0 तो ये भी 0, तो ये 0 बराबर 7 कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। वैसे कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा ऑप्शन नंबर 1 के सिवाय। अब आ गया बहुत फेमस चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों यहाँ देख लो आप लोग, दिया गया आलेख किस समीकरण का है, तो आप लोग यहाँ पर देखो ये कैसे पता, जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए ध्यान से देख लो कैसे बनाओगे। जब भी इस प्रकार का रहेगा कि दिया गया आलेख किस प्रकार का है, यानी कि व्हिच इक्वेशंस डज दिस ग्राफ बिलोंग, बस आप इक्वेशन को देखना और यहाँ पॉइंट को देखना। पॉइंट क्या है 0,2 एक को, एगो 2,0, ठीक है, तो आप उसको पुट करके देखना किसमें सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि पहला इक्वेशन अगर हम लें, y का वैल्यू कितना है देखो 2 और x का वैल्यू 0, पहले जो हमेशा होता है वो x का वैल्यू होता है, जो बाद में होता है वो y का होता है। क्या यहाँ पर 0,2 है ना, तो 0,2 हम लेंगे, ठीक है, 0, क्या लेंगे 2, यानी कि 0 हो गया x और 2 हो गया y, तो यहाँ पर y की जगह पर 2 पुट करेंगे, बराबर x की जगह पर क्या 0 और +2, वाह सर ये तो बराबर हो गया 2 बराबर 2। अभी तो a को सेटिस्फाई हुआ है ना, इसको भी करके देखिए 2 और 0 को, तो x के जगह पे 2 और y के जगह पे 0, तो y की जगह पे 0 पुट कर दो और x की जगह पे 2 करोगे तो 2 + 2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, जो कि सही बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कट गया। चलो दूसरा में चलते हैं, y बराबर x - 2 में, तो y बराबर पहला हम इसको पुट करते हैं, y बराबर क्या है 2, बराबर x क्या है 0 और -2, यहाँ तो होगा ही नहीं, इधर -2 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, तो कभी भी नहीं होगा। और आगे हम लोग देखेंगे 3 ऑप्शन में, इसमें देखो इसमें शायद हो सकता है क्या है 0,2 ना, तो y में क्या है देखो, y में है 2, तो लिख दिए 2, बराबर x का वैल्यू क्या है, x में क्या लिखेंगे 0, तो माइनस में तो -0 और +2, कोई दिक्कत, तो इधर तो 0 तो खत्म हो जाएगा ना, 2 बराबर 2, ये पहला सेटिस्फाई हो गया। दूसरा करो 2 बराबर 0 को लेकर पुट करो, तो 2 x में क्या है, x में है 0, y में है 2, सॉरी x में है 2 क्योंकि पहले x है ना, तो 2 y में 0, तो y में 0 पुट कर दिए, बराबर x -x है ना, तो -2 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, तो ये भी 0 और ये भी 0 होगा सेटिस्फाई। मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग को चेक करना, मैंने समझा इसलिए टाइम लगा, आप लोग तो आंसर फटाफट देख के बोलोगे, ठीक है, देख करके आंसर बोलोगे आप लोग इसका। अरे भाई साहब कहाँ घूम जा रहे हो, समझ गए। अब आगे चलेंगे दोस्तों, ये तो हो गया। 12 नंबर सवाल देखिए, देखिए यहाँ पर नंबर इसलिए आपका मिसमैच कर रहा है, अल्टरनेट मतलब इधर उधर हो रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ जो सिलेबस में उसी को लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का, ठीक है। चलो 12 नंबर देखो क्या है कि निर्देशांक -2,4 का भुज क्या है। देखिए भुज और कोटि से सवाल आप लोग का रह सकता है। भुज मतलब याद रखना x का निर्देशांक, भुज मतलब x का निर्देशांक और कोटि मतलब y का निर्देशांक। भुज यानी कि एफसी सा, तो आपसे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। भुज कितना है -2, ऑप्शन नंबर 1 सही। वहीं अगर कोटि का बात करता तो कोटि कितना हो जाता 4 हो जाता। समझ गए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बिंदु जी का निर्देशांक बोला है, जी कहाँ है, तो भाई साहब जी यहाँ पर बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। तो सबसे पहले कोई भी निर्देशांक लिखोगे तो x, y के रूप में लिखोगे। यहाँ x को कहाँ पर टच कर रहा है, तो x को देखिए यहाँ पर 2 पर टच कर रहा है ना, तो यहाँ 2 लिख देना। y को कहाँ पर टच कर रहा है, तो y को कर रहा है कहाँ पर -2 पर, तो -2 लिख देना। समझ गए। तो 2, -2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बिंदु -2,4 स्थित है कौन सा क्वाड्रेंट में। अब देखो कहानी, अब मजा आएगा ना। चलो इसी में दिखाते हैं। सबसे पहला में जो होता है इसमें दोनों प्लस, x भी प्लस y भी प्लस। चलो मतलब यहाँ तो है नहीं, यहाँ क्या देखो, यहाँ x माइनस में है y प्लस में है ना। माइनस में मतलब x का वैल्यू -2 है, y का वैल्यू 4 में है, मतलब x माइनस में है y प्लस में है। तो यहाँ क्या होता है देखो, यहाँ इधर आ गए तो इधर x वाला देखो क्या है माइनस में है, तो माइनस में होगा, और y वाला किस में होगा, प्लस में हो गया। मतलब इसी क्वाड्रेंट में तो सही हो रहा है। मतलब कौन सा चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है भाई साहब। अगर इसमें होता तो इसमें सभी माइनस होता, तीनों माइनस होता, और इसमें x माइनस में होता, सॉरी x प्लस में होता और y माइनस में होता। समझ गए। तो क्या हो जाए इसमें द्वितीय चतुर्थांश, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 परम सत्य उत्तर। और आगे बढ़ेंगे, एक दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक दिए गए बिंदु से, एक बिंदु से, यह एक बिंदु मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक बिंदु से आप अनंत रेखाएं खींच सकते हो। समझ गए हो, 4 नंबर सही।
खींचते रहो आप, बैठ के एग्जाम पार हो जाएगा, फिर पछताते रहना। तो एक बिंदु मत खींचते रहना एग्जाम में, आंसर करके आगे बढ़ जाना। 20 डिग्री का पूरक कोण होगा, तो 20 डिग्री का पूरक कोण मतलब क्या? पूरक कोण मतलब दोस्तों ऐसे कोण को कहते हैं जब दो कोणों का योग ना 90 डिग्री हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। याद रख लो यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसे बोलते हैं समपूरक कोण, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखो 20 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 में बस एक डिग्री, एक कोण 20 है, क्योंकि दो कोणों का योग 90 है, एक कोण 20 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? 90 में बस 20 को माइनस कर देना, आराम से आ जाएगा 70 डिग्री आंसर। कोई भी रहे पूरक कोण की बात करें, बस जो दिया रहेगा 90 से उसको माइनस कर दो, समझ गए हो? एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी है, इसकी माप क्या है? पहले आप बताओ, कोई कोण होगा, मैं मान लेता हूं वो कोण क्या है? x है। अगर एक कोण x हो गया तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स हो जाएगा, होगा ना? क्यों बोलेंगे सर? तो बोलोगे भाई यहाँ पर संपूरक कोण की बात किया है। संपूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। अगर मैं एक कोण x मान लिया तो दूसरा कोण कितना बचेगा? 180 में से x चला जाएगा, उतना ही बचेगा ना, घटाव कर देंगे, अभी घटाव करके दिखाया मैंने उसी प्रकार। तो अब बोला क्या, इसकी माप क्या है? हम लोग जानते हैं, इसका माप पूछा है तो हम लोग जानते हैं कि इसका योग कितना होता है संपूरक कोणों का। तो संपूरक कोणों का योग, एक मिनट, हाँ चलो, दो गुनी है। एक मिनट, यहाँ पर कुछ आपका बोला है ना, क्या बोला यहाँ पर कि दो गुनी है, एक कोण की माप संपूरक कोण की दो गुनी है, x है यहाँ पर। अब जो x है दोस्तों, x इस कोण का क्या है? दो गुना है, तो 2 इंटू 180 माइनस एक्स कर देना है। समझ गए इतना? क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ लिखा है कि एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी है। एक कोण x है, इसका संपूरक कोण क्या हो गया? 180 माइनस एक्स, तो इसका कितना है? दोगुना है। तो ये लिखा, एक कोण लिखा और इसका कितना कर दिया? दोगुना कर दिया। तो x बराबर लिखो यहाँ पर 2 से गुना कर दो, 18 दूनी 360 हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा। समझ गए? अब 2x इधर लाओगे तो क्या ये वाला जो 2x इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो चलो लिखते हैं हम लोग, इधर से x हो जाएगा, उधर से माइनस 2x आके प्लस 2x हो जाएगा, उधर 360 हो जाएगा। तो 3x बराबर आपका हो जाएगा 360, यानी कि अब घटाव को भगा करने आता है तो 360 को आप भाग दे दोगे 3 से, ये कट जाएगा 120 बार में। तो 120 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। समझ गए? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, समबाहु मतलब समान बाहु, मतलब समान कोण, मतलब सब कुछ समान, मतलब 60 डिग्री। जी हाँ, समबाहु त्रिभुज मतलब प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। याद रखना, प्रत्येक भुजा क्या होता है? समान होती है। समझ गए हो? और 19 नंबर, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज में एक कोण दोनों कोणों के योग के बराबर होता है? ये 90 डिग्री, और ये दोनों की मिला करके कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तभी ना होगा बराबर, ये 90 डिग्री है और ये दो कोण मिला करके 90 डिग्री, तभी तो कहोगे कि हाँ सर इसमें है एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री और ये दोनों का योग 90 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा कोण? समकोण त्रिभुज में। समझ गए? तो समकोण त्रिभुज इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR, तब PR बराबर क्या होगा? जब भी इस प्रकार समरूप वाला बात रहे और इस प्रकार से पूछे तो ध्यान से सुन लो, मैं बता रहा हूं आप लोग को क्या, कि बस आप लोग त्रिभुज का नाम पढ़ना। PR को बोला है ना, तो PR देखो P और R, तो यहां से क्या हो? A और C, बिल्कुल ऐसे ही कर देना। तो PR किसके बराबर हो जाएगा? AC के बराबर। वहीं AB का बोलता तो PQ हो जाता। ठीक है, BC का बोलता तो QR हो जाता। समझ गए? चतुर्भुज वाला तो आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, तो मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूं। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुछ आप लोगों का क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए और सारे दोस्तों को शेयर कर देना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जरूर रहेंगे। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं दोस्तों, इस प्रकार का ही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछ जाएंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को देख लेना है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है ये, एक भी नहीं छोड़ना है। आप लोगों को पूछा गया है 2020 में और इस बार भी पूछने जाने की प्रबल संभावना है, तो देख लेना और दबा के शेयर करना था कि मेरा भी मोटिवेशन लेवल हाई रहे और अच्छे आप लोग के लिए वीडियो लेकर आए। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू, अभी के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।